अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर जाकर पीएमएफ लाहौर अपडेट्स को सर्च करें, चैनल में जाएँ और प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे डिस्कसिंग टेक्निक्स की जो क्लास 1 2024-25 का बैच स्टार्ट है उसके तमाम लेक्चर्स टॉपिक वाइज़ आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 के सिस्टम्स एंड इट्स एसोसिएटिंग डिजीजेस के टॉपिक 2 को डिस्कस करेंगे जो कि है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज सीओएडी या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसको हम सीओएडी भी कहते हैं, इसको हम सीओपीडी भी कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉनिक क्या होता है। क्रॉनिक एक लॉन्ग टर्म होती है, यानी कि जो ये डिजीज है वो लॉन्ग टर्म से डेवलप हो रही है। ये नहीं कि ये अचानक से डेवलप हो रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप इंसान के अंदर होती रहती है, लेकिन इंसान की बॉडी को उसका पता नहीं चलता, जिस वजह से ये एक क्रॉनिक डिजीज बन जाती है। यानी कि जो दो तरह की डिजीज होती हैं, अक्यूट डिजीज भी होती है और क्रॉनिक डिजीज भी होती है। अक्यूट वो होती है जो अक्यूट डिजीजेस वो होती हैं जो कि बहुत तेजी से फैलती हैं, जैसे कि विद इन हावर्स, विद इन डेज या फिर विद इन वीक्स। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ से बहुत कम होता है, यानी कि ये 6 मंथ से पहले पहले यानी कि ये अपना पूरा काम कर चुकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शंस, इंजरीज, सर्जिकल इमरजेंसीज वगैरह इसमें एक्यूट डिजीज में आती हैं। और जो क्रॉनिक होती है ना डिजीजेज, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट उनकी जो होती है ना वो स्लोली ग्रेजुअली डेवलप्स होते हैं और इनको डेवलप होने में मंथ्स भी लग सकते हैं और ईयर्स भी लग सकते हैं। मिसाल के तौर पर डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन होगी, कैंसर होगी और सीओपीडी। और ऑब्स्ट्रक्टिव का क्या मीनिंग्स है? ऑब्स्ट्रक्टिव मीन ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो एयरवे लंग्स के जो एयरवे होते हैं ना उनमें रुकावट पैदा हो जाती है। एयरवे एयरवे जो लंग्स के जहाँ से हवा लंग्स के अंदर एंटर होती है और जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। तो अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। Chronic obstructive pulmonary disease is a group of progressive lung disease that obstruct airflow, making it difficult to breathe. इसका मीनिंग क्या है? ये सीओपीडी लंग्स की बीमारियों को प्रोग्रेसिव यानी कि सिवियरिटी या कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाती है। दैट ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो, जहां से हवा हमारे लंग्स में दाखिल होती है, उनके जो एयर फ्लो होते हैं उनमें रुकावट पैदा कर देती है। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, जिससे सांस लेने में रुकावट पैदा होती है। सीओपीडी लंग्स की एक कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं, सीवियर भी कह सकते हैं, डिजीज है जो कि एयर फ्लो के दरमियान या एयर फ्लो के अंदर रुकावट पैदा करती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। सीओपीडी या सीओएडी की आगे दो कंडीशन है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमिया। कुछ लोगों में ये दोनों ही पाई जाती है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमिया होता है सीओपीडी के अंदर। और कुछ लोगों में ये अलग अलग है, यानी कि किसी पेशेंट को सिर्फ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है और किसी पेशेंट को सिर्फ एम्फीसीमिया होता है। जी, आप सीओपीडी की डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल ब्रोंकस है और ये ब्रोंकाइटिस है, यानी कि जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ब्रोंक्यूल्स और जो होते हैं ना एयर फ्लो उनके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस हो जाती है। और ये आप नॉर्मल एल्वोलाई देख सकते हैं, जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ये इनकी जो एल्वोलर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से एयर का जो फ्लो है वो सही तरीके से हमारे लंग्स के अंदर जो हवा ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स के अंदर जानी होती है वो ऑब्स्ट्रक्शन जब आगे आ जाती है तो वहां पे पूरी सफिशिएंट ऑक्सीजन जो कि हमारे लंग्स को नीड होती है जिस चीज की, वो नहीं पहुंच पाती और जिस वजह से जो हमारी एल्वोलर जो मेम्ब्रेन्स है वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग से सही तरीके से आउट, यानी कि हम हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पूरी तरह खारिज नहीं हो पाती, तो जो कि सीओपीडी का बायस बनती है। डिस्कस करते हैं कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है और एम्फीसीमिया क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को। तो इसकी डेफिनेशन है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, एयरवेज भी इसको हम कहते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। इन्फ्लेमेशन का जहां पर भी वर्ड आ जाए तो आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन मींस इन्फेक्शन,
ये इन्फेक्शन पैदा कर देता है लंग्स के अंदर एंड नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, और जो ब्रोंकियल की जो ट्यूब्स होती हैं उनको शुकेड़ देता है, यानी कि लंग्स के एयरवेज को नैरो कर देता है, जिसकी वजह से म्यूकस है वो प्रोड्यूस होती है इनफ फॉर्म में, और उनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती रहती है ग्रेजुअली, यानी कि जिस हिसाब से वो ब्रोंकियल्स ट्यूब्स नैरो होंगे उस हिसाब से प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इंक्रीज होती जाएगी। अब डिस्कस कर लेते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम्स में आता है persistent कफ विद म्यूकस प्रोडक्शन, यानी कि खांसी के साथ बलगम का आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांस में रुकावट आना या फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस आना, पूरे तरीके से सांस ना आ सकना, फ्रीक्वेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी इसकी अलामात में शामिल हैं। इसके काजेज में स्मोकिंग जो है वो इसका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का प्राइमरी काज है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ के पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा है, या फिर कोई केमिकल इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह है, तो वहां पर भी लंबे अरसे से रहने की वजह से आपके लंग्स को ये इन्फेक्ट कर सकता है, और ये COPD या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का बायस बन सकता है। अब चलते हैं एम्फीसीमा की तरफ। तो इसकी एम्फीसीमा या फिर एम्फीसीमिया, आप जो भी कह सकते हैं, एम्फीसीमा वैसे इसको कहते हैं। एम्फीसीमा इन्वॉल्व्स डैमेज टू द एयर सैक्स, इसको हम एयर सैक्स को एल्वोलाई भी कहते हैं, इन द लंग्स रिड्यूसिंग देयर इलास्टिसिटी। दिस डैमेज मेक्स इट हार्डर फॉर एयर sacs to expand and contract properly, leading to difficulty in exhaling। इसका मतलब ये है कि जो एम्फीसीमा है वो हमारे लंग्स के एल्वोलाई को डैमेज करता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि वो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स को नैरो कर देता है, सुकेड़ देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये एल्वोलाई की जो एयर सेक्शन है ना, एयर जिसको हम एल्वोलाई भी कहते हैं, लंग्स में होते हैं, उनको डैमेज कर देता है। उनकी इलास्टिसिटी जो है, यानी कि उनकी एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन का जो उनके दरमियान जो इलास्टिसिटी है ना, जिस वजह से एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको ये रिड्यूस कर देता है, जो जिस वजह से जो हमारे एयर सैक्स हैं वो हार्डर हो जाते हैं और उनको मुश्किल होती है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने में, जो कि सांस लेने में जो कि सांस लेने में लीडिंग टू डिफिकल्टी इन एक्सहेलिंग, जो कि सांस लेने में तकलीफ का बायस बनते हैं। एम्फीसीमा के सिम्टम्स में आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस में तकलीफ आना या सांस पूरे तरीके से ना आना, क्रोनिक कफ यानी कि बहुत लंबे अरसे से खांसी का होना, फटीग यानी कि मेंटली डिस्टर्बेंस फटीग वगैरह में आ जाती है, या फीलिंग टायर्ड, वेरी और ड्रेन्ड, या लैक ऑफ एनर्जी और मोटिवेशन को हम कहते हैं फटीग। क्रोनिक ब्राउन इसके जो काजेज हैं वो भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तरह होते हैं। इसका जो प्राइमरी काज है वो स्मोकिंग है, यानी कि जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं उनमें एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के ज्यादा चांस होते हैं, और COAD या फिर COPD भी उन पर्सन में ज्यादा पाया जाता है जो कि स्मोकर्स होते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा काज ये है कि जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड alpha-1 एंटीट्रिप्सिन कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्फीसीमा। डेफिशिएंसी ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड alpha-1 एंटीट्रिप्सिन, यानी कि जो प्रोटीन alpha-1 एंटीट्रिप्सिन है उसकी कमी हो जाती है। alpha-1 एंटीट्रिप्सिन हमारे लिवर के अंदर एक प्रोटीन है जो कि हमारे लंग्स को डिजीजेज वगैरह से महफूज रखता है। इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी एम्फीसीमा का बायस बनती है। अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ COPD या फिर COPD के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इसका सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनमें COPD के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा लंग्स इरिटेंट्स लाइक केमिकल फ्यूम्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जिनका केमिकल्स का धुएं की शक्ल में हवा में या फिर हमारे एनवायरनमेंट में दाखिल हो जाता है, और जो कि वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करता है, उन इलाकों में भी COPD के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री विद AATD जीन बीइंग लाइक लिंक्ड टू CO। यहाँ पर AATD क्या है, तो AATD alpha-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन ही है
जिसकी डेफिशिएंसी भी सीओपीडी का बायस बनती है। इसके अलावा इसका चौथा रिस्क फैक्टर है हिस्ट्री ऑफ रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन एज ए चाइल्ड, यानी कि बचपन से ही रिस्पिरेटरी जो कि हमारी सांस की बीमारियां हैं उसकी जो हिस्ट्री होती है, यानी कि जिन बच्चों में सांस की बीमारी बचपन से ही होती है उनमें भी सीओपीडी जन्म लेता है। अब हम बात करेंगे कि सीओपीडी की मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के इसको हमने मैनेज कैसे करना है और इसका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहला जो है वो है स्मोकिंग सिसेशन, यानी कि आपको स्मोकिंग, जो लोग स्मोकर्स वगैरह होते हैं उनको स्मोकिंग, सबसे पहला काम ये है कि उनको अपनी स्मोकिंग छोड़नी होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन मैनेजिंग सीओपीडी इज टू क्विट स्मोकिंग प्रिस्क्राइब्ड टू इम्प्रूव एयर फ्लो एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, जो कि हमारे लंग्स के अंदर एयर फ्लो को इम्प्रूव करता है और इन्फेक्शन एंड रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको कम करता है। दूसरा इसकी मेडिकेशंस में आ जाएगा ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस आर कॉमनली यूज्ड। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हमारे एयरवे के मसल्स को रिलैक्स और वाइडन रखते हैं ताकि हमारा जो सांस लेने का अमल है उसमें हमें कोई भी परेशानी ना हो। और दूसरी मेडिसिन वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि एंटी इन्फेक्शंस। जो एंटी इन्फेक्शंस मेडिसिन होती हैं वो भी इसको ट्रीट करने के लिए सीओपीडी को यूज होती हैं। तीसरा जो है वो है ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि ऐसे भी केसेस होते हैं जो कि सीवियर टाइप के पेशेंट होते हैं, जिनमें सीवियर टाइप के पेशेंट होते हैं जिनमें सीओपीडी एक सीवियरली स्टेज तक पहुंच चुका होता है, तो उनको हम ऑक्सीजन पे भी लेकर, पहले हम उनको ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं और अगर फिर जरूरत पड़े तो हम उनको वेंटिलेटर्स पर भी लेकर जा सकते हैं। इन एडवांस्ड केसेस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन में बी नेसेसरी टू इम्प्रूव ऑक्सीजन लेवल इन दी ब्लड। ये ऑक्सीजन लेवल जो ब्लड में होता है उसको मेंटेन के लिए हमें ऑक्सीजन थेरेपी करना पड़ती है। चौथा ये है कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन है एक्सरसाइज प्रोग्राम्स एंड एजुकेशन टू हेल्प इम्प्रूव लंग फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। उन पेशेंट्स को जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए ताकि जो लंग्स का फंक्शन है वो इम्प्रूव हो, यानी कि लंग्स सही तरीके से हम करें और उनकी जो लाइफ है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा पांचवा आ जाता है और आखिरी आ जाता है वैक्सीनेशन से। सीओपीडी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इन्फ्लुएंजा एंड निमोनिया वैक्सीनेशन भी रिकमेंड की जाती हैं जो कि रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाती हैं, जिसकी वजह से सीओपीडी की सिम्टम्स में कमी आती है और इसको हम बहुत ही इजी वे में लेकर ट्रीट कर सकते हैं, जो कि सीओपीडी को ट्रीट करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। आगे लास्ट जो है वो हमारा प्रिवेंशन के, इससे सीओपीडी से बचाव के तरीकाकार क्या हैं, प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले है कि स्मोकिंग अवॉइडेंस। जो सीओपीडी प्रिवेंशन में सबसे पहला आता है वो है स्मोकिंग अवॉइडेंस, यानी कि जो स्मोकर्स वगैरह होते हैं या जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए, उनको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए है। दूसरा ये है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट में बिल्कुल ना रहें जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह ज्यादा है या फिर इंडस्ट्रियल और केमिकल एरिया ज्यादा है। जो लास्ट वन है वो है अर्ली इंटरवेंशन, यानी कि अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। जिन पेशेंट्स में ये बहुत जल्दी डिटेक्ट वगैरह हो जाते हैं, जो अपने टेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं, उनमें इसका ट्रीटमेंट करना और इसको मैनेज करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आज का लेक्चर था हमारा सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। उसमें हमने देखा कि हमने पहले तो उसकी डेफिनेशन देखी, उसके अलावा उसकी दो कंडीशंस देखी, एम्फीसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। उसके अलावा हमने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन इसमें हमने देखी है, उसके कॉजेज एंड सिम्टम्स देखे हैं। उसके अलावा हमने एम्फीसीमा की डेफिनेशन देखी है, उसके कॉजेज एंड सिम्टम्स भी हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हमने रिस्क फैक्टर जो सीओपीडी के हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा सीओपीडी मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट इसमें हमने डिस्कस किया है और प्रिवेंशन हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और मैं एक बार फिर आपको याद करवा दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट जो कि डिस्पेंसरी टेक्नीशियन पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है, वो अगर वो एक्सेस नहीं की तो आप हमारे YouTube चैनल PMF लाहौर अपडेट्स
वो यूट्यूब चैनल पे सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप हमारे सारे लेक्चर्स वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके बाद आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।